उसी टॉपिक को दोबारा से रिज्यूम करूँगी। मॉलिक्यूल्स जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, हमें क्या देंगे? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इस पूरे रिएक्शन में बेसिकली हमने ये समझना है कि हमारे ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होते कैसे हैं और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगी। मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 डीकम्पोज टू गिव SO2 एंड O2। पहले एक दफ़ा क्या होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO3 देते हैं और फिर क्या होता है कि यही SO3 डीकम्पोज होके SO2 और O2 दोबारा से दे देती है। What types of molecules are present at equilibrium? इक्विलिब्रियम के टाइम पे कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? मैं आपको भी बता देती हूँ, तीनों प्रेजेंट होंगे। इक्विलिब्रियम होगा ही तब जब तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। पीछे पिक्चर में भी हमने देखा था। अच्छा, इन द फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, आप अपनी बुक पे देखते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। SO2 O2 रिएक्ट करके क्या दे रहे थे? SO3। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या था? राइट टू लेफ्ट, जिसमें SO3 डीकम्पोज होके दोबारा हमें क्या देगी? SO2 और O2। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा था? इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन था लेफ्ट टू राइट वाला, ये वाला लेफ्ट टू राइट वाला, ये जो है ना वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। और इसमें रिवर्स रिएक्शन कौन सा था? ये राइट टू लेफ्ट वाला, ये जो है ना वो हमारे पास क्या था? रिवर्स रिएक्शन। इनिशियली अब होता क्या है कि देयर इज़ नो SO3। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियली का मतलब है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उस वक्त कोई SO3 मौजूद नहीं थी, क्योंकि अभी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ने और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना था। तो शुरू जब होता है रिएक्शन उस वक्त SO3 मौजूद नहीं थी। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो हाईएस्ट लेवल पे था और जो रिवर्स रिएक्शन था वो बिल्कुल ज़ीरो था। क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए हाईएस्ट पे होता है क्योंकि उस वक्त रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो बहुत हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। और आपके पास जो है ना वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इनिशियली, ठीक है, यानी कि जब स्टार्ट होगा तो पहले ये रिएक्ट करके SO3 बनाएंगे। अब सेकेंड फेज में क्या होगा कि एज दी SO3 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, अब जैसे जैसे SO3 बनना शुरू हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 स्लोली डिकम्पोज टू SO2, फिर थोड़ी थोड़ी करके ये क्या होना शुरू हो जाएगी? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि टूटना शुरू कर देगी। दिस मीन्स रिवर्स रिएक्शन हैज़ बिगन। अब इसका क्या मतलब है कि अभी तक तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपके पास SO3 डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि इन दिस रिएक्शन SO3 एक्ट्स एज रिएक्टेंट। अब जो SO3 है वो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगी और SO2 और O2 बनाएगी, यानी कि SO3 अब ब्रेक होगी और क्या देगी हमें? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। As the concentration of sulfur trioxide becomes higher, the reverse reaction speeds up. अब जैसे जैसे हमारे पास SO3 ज़्यादा बनती जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता जाएगा? स्पीड अप होता जाएगा। इवेंचुअली इक्विलिब्रियम स्टेट के आने का टाइम है। अच्छा, ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना और ये एरो जो है ना, या आप कह लें कि ब्रैकेट्स मैंने ओपन की हुई हैं और क्लोज की हुई हैं, ये मैं नोट्स ही बनाए हुए हैं। ये बेसिकली जो चीज़ आपको ब्लॉक में नज़र आ रही है ना उसको आप हेडिंग बनाओगे। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट एक हेडिंग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो इसका आंसर आएगा या इसके अंदर जो पैराग्राफ आएगा। इवेंचुअली द टू रेट्स बिकम इक्वल, एक लेवल ऐसा आएगा कि दोनों के रेट्स यानी कि स्पीड इक्वल हो जाएगी। एट दिस स्टेज अब क्या होगा कि SO3 decomposes to SO2 and O2 as fast as SO2 and O2 produce SO3। दोनों रिएक्शंस का जो है ना वो रेट यानी कि स्पीड इक्वल हो जाएगी। जिस स्पीड के साथ SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बना रहे थे, ठीक उसी स्पीड के साथ SO3 डिकम्पोज होके SO2 और O2 बनाएगी। इस प्रोसेस को या इस स्टेज को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जो है ना हमारे पास दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, स्पीड इक्वल हो जाती है, दोनों का जो कन्वर्जन रेट है वो इक्वल हो जाता है। अच्छा, इसको मैं ये जो है ना वो मेरे पास ग्राफ रह गया। ग्राफ को मैं एक दफ़ा बता दूं कि पहले हमारे पास SO3 की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी और SO2 और O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा आई।
ठीक है। फिर जैसे जैसे रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होता गया, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है और SO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप देखो कि एक लेवल पे आने के बाद ना ये तीनों ही लाइंस सीधी हो गई हैं। सीधी होने का मतलब है कि अब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई हैं। ठीक है, पहले जो है ना वो हायर थी, डिक्रीज हुई, और ये लोएस्ट थी, इंक्रीज हुई। लेकिन फिर एक लेवल आया कि तीनों ही आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, ये आपके पास क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है प्रॉपर। अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पे होते हैं, एक ही स्पीड पे होते हैं। ये मैंने स्पीड पहले ही लिख दिया था, एक ही स्पीड पे होते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक और पैराग्राफ है जिसकी आप हेडिंग बनाओगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, रिलेट केमिकल इक्वेशन टू केमिकल इक्विलिब्रियम टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, चलते रहना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस इक्विलिब्रियम है, चलता रहता है, मतलब स्टॉप नहीं होता। दिस इज बिकॉज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप। इसमें ये बात आपने मेन याद रखनी है कि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि किस स्टेट पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाना, दोनों साइड्स ना हमारे पास बैलेंस हो जाती हैं। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन रिएक्टिंग कॉन्टिन्यूसली। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते रहते हैं मुसलसल, और आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एज सच कोई चेंज नहीं आता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट किस पे होती है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही होती है। आगे हमारे पास ये एक सेल्फ असेसमेंट है या एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि 2NO को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और क्या बनाना है, NO2। अब इसका एक दफ़ा फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और एक दफ़ा रिवर्स रिएक्शन लिखना है, यानी कि एक दफ़ा लेफ्ट टू राइट लिखना है और एक दफ़ा राइट टू लेफ्ट लिखना है। अगर हम इसका लेफ्ट टू राइट देखें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर हम इसका राइट टू लेफ्ट देखें तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2NO2 बना रहा है, और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2NO2 ब्रेक होके NO और ऑक्सीजन दोबारा बना रहा है। इसी से रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट है 9.1। इसमें भी उन्होंने आपसे यही कहा है कि एक दफ़ा आपने फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और एक दफ़ा रिवर्स रिएक्शन लिखना है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, अमोनिया बनाया है। ये रिएक्शन आपके पास बनता है फॉरवर्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनाएगा। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, नीचे वाले एरो को देखें, अमोनिया ब्रेक डाउन होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा प्रोड्यूस करेगा। ये वाला जो है ना वो आपने खुद करना है और खुद करके मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, वैसे बता सकते हैं, लेकिन ये आपने खुद करके मुझे लाजमी बताना है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करेंगे।